एक शख्स जिसकी दौलत और ज़मीन जायदाद का चर्चे पूरे इलाके में था, लेकिन जब वह इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसके अपने बेटे ही उसके जनाजे को कंधा देने से इनकार कर बैठे। और फिर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी दो बेटियों ने अपने पिता की लाश को कंधा दिया। ये मंजर देखकर पूरा गांव कांप उठा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चार बेटों के होते हुए बेटियों ने पिता को दफनाया? अहमद शाह इलाके के एक बड़े और असरदार जमींदार थे। उनकी हवेली गांव के बीचों बीच ऐसे शान से खड़ी थी कि देखने वाला दंग रह जाता। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और आसपास दूर दूर तक फैले खेत, जिन पर किसान सुबह से शाम तक हल चलाते और मेहनत करते। गांव वाले उनके नाम से ही कांप उठते थे। अगरचे वह सीधे किसी पर जुल्म नहीं करते थे, लेकिन उनकी शख्सियत का रौब ही इतना था कि लोग उन्हें इज्जत भी देते और डर कर उनके सामने सीधे खड़े भी होते। समय गुजरा, अहमद शाह की शादी हुई। गांव में हर जुबान पर यही चर्चा था कि अब उनके घर एक वारिस पैदा होगा जो बाप की दौलत और ज़मीन जायदाद को संभालेगा। सबकी नज़रें अहमद शाह के घर पर टिकी थीं। और फिर एक दिन वह घड़ी आई जिसका सबको इंतज़ार था। अहमद शाह के यहाँ पहली संतान पैदा हुई। लेकिन जब दाई ने खुशखबरी सुनाई कि बेटी पैदा हुई है तो पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। अहमद शाह के माथे पर बल पड़ गए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गांव के लोगों ने यह खबर सुनी तो सरगोशियां शुरू हो गईं। हाय राम, इतने बड़े जमींदार के घर बेटी पैदा हुई है, वारिस ना हुआ तो इतनी जमीन का क्या होगा? अभी यह सदमा ताज़ा ही था कि कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ने अहमद शाह को दूसरी संतान दी। गांव वाले फिर से इंतजार में थे, लेकिन जब खबर आई कि दूसरी बार भी बेटी पैदा हुई है तो अहमद शाह की उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं। इस बार वह गुस्से में आ गए। हवेली के अंदर उन्होंने किसी को पास ना आने दिया। बीवी की आंखों में आंसू थे, मगर वह चुपचाप पति की सर्द मिजाजी को बर्दाश्त कर रही थी। इधर गांव में बातें और तेज हो गईं। लोग चौपाल पर बैठकर कहते, क्या शान शौकत वाला जमींदार है, मगर वारिस एक भी नहीं। अल्लाह ने सिर्फ बेटियां दी हैं। कुछ दिल जलाते हुए हंसते हुए बोलते, जमीन का मालिक, कल को ये खेत किसके होंगे? दामादों के? ये जुमले अहमद शाह के दिल को चीरने लगे। वह बेटियों को देखते जरूर थे, मगर आंखों में मोहब्बत के बजाय मायूसी की झलक साफ झलकती। दोनों नन्ही जाने अपनी माँ की गोद में पलती रहीं, लेकिन बाप का लम्स और शफकत उनके नसीब में न आया। साल गुजरते गए, बेटियां बड़ी होने लगीं, घर के आंगन में खेलती, माँ के साथ खाना बनाने में हाथ बटाती और चुपके चुपके दुआ करती कि काश उनके अब्बू एक दिन उन पर भी शफकत भरी निगाह डालें। मगर अहमद शाह का दिल अब भी सिर्फ एक चीज चाहता था, बेटा जो उनकी जमीन जायदाद का वारिस बने। आखिरकार किस्मत ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। एक के बाद एक अहमद शाह के चार बेटे हुए। अब हवेली में जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़े बजाए गए, गांव वालों को दावतें दी गईं और अहमद शाह ने अपने बेटों के नाम पर जमीन के टुकड़े लिख दिए। अब उन्हें लगने लगा कि उनका घमंड मुकम्मल हो गया है। मगर इन जश्नों के शोर में उनकी बेटियां सारा और फातिमा और भी तन्हा हो गईं। बाप की नजरें सिर्फ बेटों पर थीं। सारा और फातिमा अक्सर चुपके चुपके रोतीं, लेकिन कभी बाप से शिकवा न करतीं। उन्हें अपने हिस्से की मोहब्बत न सही, मगर खिदमत में कभी पीछे न रहीं। एक शाम हवेली के बड़े आंगन में चारों बेटे बैठे थे। कमरे के कोने में लालटेन की हल्की रोशनी फैल रही थी। अहमद शाह अपने असा के सहारे धीरे धीरे चलते हुए अंदर आए। उनकी आंखों के चारों ओर झुर्रियां और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बेटों को मुखातिब करते हुए कहा, बेटों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी कमर में अब वो ताकत नहीं रही जो कभी खेतों में हल चलाती थी। दौलत और ज़मीन जायदाद बहुत है, लेकिन यह सब बेकार है अगर इसका वारिस काबिल ना हो। तुम में से किसी एक को मेरा जानशीन बनना होगा, मगर पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन जिम्मेदारी निभा सकता है। ये सुनते ही चारों बेटों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इमरान ने उस्मान की तरफ देखा, उस्मान ने अली की तरफ और अली ने हसन की। सबके दिल में एक ही ख्याल था, अब्बा की सारी ज़मीन और दौलत हम में से किसी एक की होगी। लेकिन उनके दिमाग में सेवा, मेहनत या जिम्मेदारी का कोई तसव्वुर नहीं था। उनके दिलों पर सिर्फ लालच हावी था। बुलाया, उन्होंने कहा, बेटे, ये सरमाया ले लो, इससे कारोबार शुरू करो। देखते हैं कि तुम अपने बाप के पैसे को बढ़ा सकते हो या जाया कर दोगे। इमरान को मौका मिलते ही शहर का रुख किया। शुरू शुरू में उसने दिखावे के लिए कुछ दुकानें खोलीं, लेकिन जल्द ही उसकी असली फितरत जाहिर हो गई। वो रोजाना महफिलों में जाने लगा, शराब और कौमारबाजी में पैसे लुटाने लगा। रंगीन महफिलों, दोस्तों की खुशामद और अय्याशियों में उसने दिन रात गुजार दी।
चंद ही महीनों में वो सरमाया ख़त्म हो गया। दुकानें बंद हो गईं, दोस्त छोड़ गए और इमरान खाली हाथ वापस आया। अहमद शाह ने जब ये हाल देखा तो दिल पर बोझ सा पड़ गया। अब बारी आई दूसरे बेटे उस्मान की। अहमद शाह ने कहा, बेटे, ये खेत तुम्हारे हवाले हैं। देखो, ज़मीन संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ज़मीन बाप के नाम की पहचान होती है। इसे संभालो, पढ़ाओ और मेहनत से साबित करो कि तुम मेरे वारिस हो। उस्मान ने ज़मीन तो ले ली, लेकिन खेतों में जाने के बजाय वो शहर के जुआरियों के पास बैठने लगा। जल्द ही उसने ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया। जो पैसा मिला उसे जुए और शर्तों में उड़ा दिया। शुरू में शायद कुछ जीत भी गया, लेकिन फिर हारता गया, यहाँ तक कि सब कुछ खत्म हो गया। खेत बंजर पड़ गए और गांव के लोग सरगोशियां करने लगे। यही वो बेटा है जिसने अपने बाप की ज़मीन कुमार के हवाले कर दी। अहमद शाह ये सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगे। अब अहमद शाह ने अपने तीसरे बेटे अली को आजमाया। उन्होंने कहा, अली, ये कुछ रकम और हवेली के काम काज का इख्तियार तुम्हें देता हूँ। देखो कि तुम अपने भाइयों से बेहतर साबित हो पाते हो या नहीं। अली ने भी शुरू में बड़े दावे की, लेकिन जल्द ही वो भी रंगीन महफिलों, फिजुल खर्ची और नई गाड़ियों के शौकत में लग गया। उसने पैसा यूं उड़ाया जैसे खजाना कभी खत्म ही ना होगा। फिर बारी आई सबसे छोटे बेटे हसन की। अहमद शाह को आखिरी उम्मीद उसी से थी। उन्होंने कहा, बेटे, ये कारखाना तुम्हारे हवाले करता हूं। देखो तुम किस हद तक जिम्मेदारी निभाते हो। लेकिन हसन भी अपने भाइयों की तरह अय्याशी का शौकीन निकला। वो दोस्तों में बैठकर कहता, अब्बा तो पुराने ज़माने के हैं, दौलत संभालने के लिए दिमाग चाहिए और मुझे तो बस ऐश चाहिए। कुछ ही दिनों में कारखाना भी बंद हो गया, मजदूर बेरोजगार हो गए और हसन का हाल भी वैसा ही हो गया जैसा बाकी भाइयों का था। ये सब देखकर अहमद शाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, जायदाद और दौलत तो बहुत है, मगर अफसोस कि मेरे बेटे उनके काबिल नहीं। मैंने जिन्हें वारिस समझा वो महज लालची निकले। उस रात वो देर तक जागते रहे। बिस्तर पर लेटे हुए उनकी नज़रें छत पर जमी रहीं और वो दिल ही दिल में सोचते रहे कि असली वारिस कौन है। सारा और फातिमा दिन रात अपने बाप के करीब रहती, कभी उनके तकिए के नीचे हाथ रखती, कभी पानी पिलाती, कभी उनके चेहरे से पसीना पोंछती। लेकिन दिल के किसी कोने में एक कर्ब मौजूद रहता कि शायद उनकी ये सेवा कभी उनके बाप के दिल को नरम न कर सके। जब भी वो अपने भाइयों को पैगाम भेजती, अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, एक बार आकर देख लो, तो जवाब में भाई हंसते और कहते, अब्बा को कुछ नहीं हुआ, ये बस हमें आजमाने का ड्रामा करते हैं। ये अल्फाज तीर की तरह सारा और फातिमा के दिल को चीर देते। वो सोचती, यही बेटे जिनके लिए अब्बा ने हमें हमेशा नज़रअंदाज किया, आज वही बेटे अब्बा की हालत पर हंस रहे हैं। लेकिन वो कुछ न कहती, बस चुपचाप बाप के पास बैठ जाती और उनके कदमों में अपनी दुआएं और आंसू बहा देती। चंद हफ्ते यूं ही गुजर गए। आखिरकार वो घड़ी आई जब अहमद शाह की हालत वाकई बिगड़ने लगी। उनकी आंखों के गर्द स्याह हल्के और चेहरे पर नकाहत नुमायां थी। बिस्तर पर लेटे हुए उनकी सांसें बार बार अटक जातीं। उस दिन कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। लालटेन की मध्यम रोशनी में सिर्फ सारा और फातिमा के रोने की हिचकियां सुनाई देती थीं। वो दोनों अपने बाप के हाथ पकड़े बैठी थीं। अहमद शाह ने लरजती आवाज़ में कहा, बेटियों, करीब आओ। दोनों झुककर उनके चेहरे के करीब हो गईं। अहमद शाह ने धीरे धीरे कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने ज़िंदगी भर तुम्हें कमतर समझा। मैंने समझा बेटे ही वारिस होते हैं, बेटियां नहीं। लेकिन आज इस बिस्तर पर लेटे हुए मेरा दिल गवाही दे रहा है कि असली वारिस तुम ही हो। सारा और फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बाप के हाथों को अपने रुखसारों से लगाते हुए रोती रहीं। अहमद शाह की आवाज़ मुंतशिर हो गई, मैंने बेटों पर भरोसा किया, वो लालच में डूब गए। मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम ही मेरे दुख की सच्ची साथी निकली। अहमद शाह की आंखों से आखिरी आंसू बहा और फिर वो हमेशा के लिए आंखें मूंद गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सारा और फातिमा बाप के सीने पर सर रखे फूट फूट कर रोने लगी। उनके आंसू बाप के चेहरे पर टपक रहे थे, गोया वो आखिरी बार अपने वालिद को जिंदगी की तपिश देना चाहती हूँ। गांव भर में खबर फैल गई, जमींदार अहमद शाह दुनिया से रुखसत हो गए। ये खबर सुनते ही वो 4 बेटे जो महीनों बाप की बीमारी पर हंसते और मजाक उड़ाते रहे थे, अब भागते हुए हवेली पहुंचे। मगर उनकी आंखों में दुख या शर्मिंदगी नहीं थी। उनकी नजरें सीधी संदूकों और कागजों पर जमी थीं। उस्मान ने सरगोशी की, चलो देखते हैं अब्बा ने कितना माल हमारे नाम छोड़ा है। इमरान ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ
विरासत के बिना तो हमने ये सब बर्दाश्त ही क्यों किया था। ये सुनकर सारा और फातिमा की रूह कांप उठी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम न लेते थे। गांव के लोग हवेली के बाहर जमा थे। आंगन में अहमद शाह की मीयत चारपाई पर रखी गई। गांव के बुजुर्गों ने बेटों की तरफ देखते हुए कहा, बेटो आओ, अपने बाप का जनाजा कंधा दो, ये तुम्हारा फर्ज है। लेकिन चारों बेटे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इमरान ने कहा, यह काम तो वही करे जिसे विरासत मिली हो। उस्मान ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम क्यों बोझ उठाए अगर हमें हिस्सा ही ना मिला हो। ये जुमले सुनकर मजमा सरगोशियां करने लगा। गांव वाले हैरान और शर्मिंदगी के साथ एक दूसरे को देखने लगे। सारा ने फातिमा का हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज मजबूत। आओ बहन, अगर ये बेटे नहीं तो हम अपनी मोहब्बत का कर्ज उतारेंगे। हम ही अब्बा के जनाजे को कंधा देंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ी। सफेद दुपट्टों में लिपटी दो नाजुक बेटियां अपने बाप की चारपाई के पास पहुंची और आहिस्ता आहिस्ता कंधा दे दिया। वो मंजर ऐसा था कि पूरा गांव सन हो गया। बुजुर्गों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ औरतें सिसकियां भरने लगीं। किसी ने धीरे से कहा, ये देखो, वो बेटियां जिन्हें अहमद शाह ने कमजोर समझा, आज वही अपने बाप का असल सहारा बनी। चारों बेटे एक कोने में खड़े शर्मिंदगी से मुंह छुपाते रह गए। कब्रिस्तान में लोगों का हुजूम था। फिजा सोगवार थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अहमद शाह की मीयत दफन कर दी गई थी। गांव के बुजुर्ग दुआ के लिए हाथ उठाए खड़े थे, लेकिन सबकी नजरें बार बार अहमद शाह के बेटों और बेटियों की तरफ जा रही थीं। इस खामोशी को तोड़ते हुए वकील हबीब साहब आगे बढ़े। उनके हाथ में पुराना कागज था जिस पर अहमद शाह के दस्तखत दर्ज थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, गांव वालों, अहमद शाह ने अपनी जिंदगी में एक वसीयत लिखी थी। आज सबके सामने उसको पढ़ना मेरा फर्ज है। सब लोग हमतन घोष हो गए। हबीब साहब ने कांपती आवाज में कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरी तमाम जमीन, जायदाद और दौलत मेरी बेटियों सारा और फातिमा के नाम है, क्योंकि मेरी बेटियों ने बिना किसी गर्ज और लालच के मेरी खिदमत की। मेरे बेटे दौलत के पीछे अंधे हो गए, मगर बेटियां आखिरी लम्हे तक मेरे साथ रहीं। लिहाजा मेरा फैसला है कि मेरी असल वारिस मेरी बेटियां हैं। ये अल्फाज कब्रिस्तान की फिजाओं में गूंजने लगे। चारों बेटे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। वो सर झुकाकर खड़े रह गए, जैसे जमीन उनके लिए तंग हो गई हो। वो सोच भी नहीं सकते थे कि बाप ने अपनी आखिरी सांसों में बेटियों को वारिस बना दिया होगा। गांव के लोग धीरे धीरे सर हिलाकर कहने लगे, यही इंसाफ है। वारिस वही होते हैं जो मोहब्बत और सेवा करें। सिर्फ खून के रिश्ते से कोई वारिस नहीं बन जाता। सारा और फातिमा अपने बाप की कब्र के पास बैठी, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ। लेकिन उनके दिलों में एक सुकून था कि उनके बाप ने आखिरकार उनकी मोहब्बत को पहचान लिया। सारा ने कब्र की मिट्टी को हाथ लगाकर कहा, अब्बू, हमने कभी दौलत नहीं मांगी, सिर्फ आपकी मोहब्बत मांगी। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमारी सबसे बड़ी दौलत थीं। फातिमा ने बहन के कंधे पर सर रख दिया और दोनों बहनें कब्र के पास देर तक बैठी रोती रहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।